नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर से हम लॉजिकल फंक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेल हमें बहुत से लॉजिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे इफ फंक्शन, इफ्स फंक्शन, स्विच फंक्शन, और फंक्शन, एंड फंक्शन, नॉट फंक्शन, एक्सॉर फंक्शन एंड सो ऑन। इन्हीं सभी फंक्शंस को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस दरअसल वो फंक्शंस होते हैं जिनमें लॉजिकल टेस्ट लगाया जाता है। अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट दरअसल एक बूलियन टेस्ट है जो कि या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, और इन्हीं ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के बेसिस पर ही फंक्शन रिक्वायर्ड वैल्यू को रिटर्न करता है। इन फंक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन शुरुआत इफ फंक्शन से करेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर ना करते हुए इफ फंक्शन को समझते हैं। अभी आप अपने सामने एक वर्कशीट देख रहे हैं और इस वर्कशीट में मैंने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखे हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और यहां पर उनके सिंबल्स लिखे हैं। इफ फंक्शन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, और लॉजिकल टेस्ट को समझने से पहले आपको कंपैरिजन ऑपरेटर को समझना होगा। आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट में दरअसल कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लॉजिकल फंक्शंस हैं ये डिसीजन मेकिंग में, कंडीशनल एनालिसिस में, डाटा एनालिसिस में बहुत यूज होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें पता चल गए। अब हम देखते हैं कि लॉजिकल टेस्ट कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट के नेम्स दिए गए हैं, यहाँ पर उनके मार्क्स दिए गए हैं या स्कोर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर मुझे उनका रिजल्ट जनरेट करना है। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर 85 को सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अगर इस सेल में जो वैल्यू है, B2 सेल में जो वैल्यू है वो बड़ी है या बराबर है 40 से, मैं ये चेक कर रहा हूं क्या B2 सेल में जो वैल्यू है वो 40 से बड़ी है या बराबर है। एंटर को प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है ट्रू। ट्रू कह रहा है ना। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला सब में लग जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं B5 में जो वैल्यू है वो 40 से बड़ी है या बराबर है, पर ऐसा तो नहीं है, ये तो 30 है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आई? फॉल्स आई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। दरअसल ये जो लॉजिकल टेस्ट है, ये जो आउटपुट दे रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट दे रहा है, लेकिन मुझे आउटपुट ट्रू और फॉल्स में नहीं चाहिए। मुझे मान लीजिए आउटपुट चाहिए पास और फेल में। जिनके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं या बराबर हैं वो पास हैं, दूसरे फेल हैं। तो उसके लिए हमें इस लॉजिकल टेस्ट को पास करना होगा। किस में पास करना होगा? इफ फंक्शन में पास करना होगा। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं। यहां पर आते हैं, यहां पर आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहां पर इफ लिख देंगे। जैसे ही आप यहां पर इफ लिखेंगे, आई एफ से शुरू होने वाले जो फंक्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। साथ ही साथ इफ फंक्शन की डेफिनेशन भी यहां पर आ जाएगी। चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट, ये चेक करेगा क्या कंडीशन मीट कर रही है जो आपने कंडीशन लगाई है, और अगर मीट कर रही है वो कंडीशन तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और नहीं कर रही तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू तो रिटर्न कर देगा, लेकिन उस वैल्यू के बेसिस के ऊपर आप क्या आउटपुट देना चाहते हैं वो भी हम यहां पर देंगे। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन को समझने से अच्छा है कि आप इसकी वर्किंग को देखें। डेफिनेशन आपको अपने आप समझ लग जाएगी। अब आपको टैब को प्रेस करना है। जब आप टैब को प्रेस करेंगे तो यहां पर ये बोल रहा है कि आपको 3 आर्गुमेंट पास करने हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा है वैल्यू इफ। ये देखिए वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू रिटर्न होती है, देखिए वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। अगर ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है तो आप आउटपुट क्या चाहते हैं, अगर वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है तो आप आउटपुट क्या चाहते हैं। वो जो आउटपुट आप चाहते हैं आपको यहां पर एज ए आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। चलिए हम पास करके देखते हैं। यहां पर आएंगे, यहां पर सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर 40 लिख देंगे कि ये जो सेल B2 है इसमें जो मार्क्स हैं उनका कंपैरिजन कीजिए 40 के साथ। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर
इधर आइए, यहाँ देखिए ये जो है ये आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा है, ये दोनों बोल्ड में दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल जिसको आपको एंटर करना है वो आपको बोल्ड में दिखाई देता है। अब मुझे वैल्यू इफ ट्रू, अगर मान लीजिए वैल्यू ट्रू हो गई, ये कंडीशन मीट कर गई, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने यहाँ पर पास लिख दिया, कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने के बाद वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स रिटर्न होता है तब क्या वैल्यू चाहते हैं? तो भैया तब मैं यहाँ पर चाहता हूँ फेल। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस पर्टिकुलर इफ कंडीशन में आप केवल एक ही लॉजिकल टेस्ट लगा सकते हैं, एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट आप सिंपल इफ कंडीशन के अंदर नहीं लगा सकते। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पास लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां पर मार्क्स 40 से ज्यादा हैं या 40 के बराबर हैं वहां पर पास आ गया है, और बाकी सभी जगह पर फेल लिखा हुआ आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया था, यहाँ पर हमने 40 लिखा था, ये देखिए, इसलिए ये हर बार 40 से कंपैरिजन ही करता है। लेकिन मान लीजिए मेरा 40 जिस 40 के साथ मैंने कंपैरिजन किया है, करना है, वो ऑलरेडी इस सेल में लिखा हुआ है, ये सेल है F1, तो मुझे जो कंपैरिजन करना है वो F1 सेल के साथ करना है। ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे, इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 40 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर 40 नहीं लिखना है, ये देखिए यही तो यहाँ पर झोलझाल है, यहाँ पर 40 नहीं लिखना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में यहाँ पर पास लिख देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में यहाँ पर फेल लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी, फॉल्स आएगी। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पास आ गया। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे जिससे ये फॉर्मूला बाकी सभी सेल्स में कॉपी हो जाएगा, ये तो सब में पास आ गया। ऐसा क्यों? यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या लिखा है? B3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू F2। यहाँ पर आए B4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू F3। यहाँ पर आए B5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B4। अब ये तो इक्वल टू F4, ये F2 F3 F4 इनसे कंपैरिजन करने लग पड़ा, और ये तो सब खाली हैं, तो खाली से कंपैरिजन करोगे तो पास ही लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये जो पर्टिकुलर F1 सेल है ना, जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं, इस फार्मूला को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ये F1 F2 में चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो हम इस रेफरेंस को, इस F1 रेफरेंस को लॉक भी कर सकते हैं, यानी हम सेल को लॉक कर सकते हैं। सेल लॉक करने के लिए आपको कॉलम को और साथ ही साथ रो को लॉक करना होगा। उसके लिए आपको इस F1 को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 को प्रेस करना है। जब आप फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर का साइन लग चुका है। किसके आगे लगा है? कॉलम के आगे भी लगा है और रो के आगे भी लगा है, जिससे कॉलम और ये रो यहाँ पर फ्रीज हो गई है, और फ्रीज होने से ये पर्टिकुलर सेल यहाँ पर फ्रीज हो गया है। अब हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर अगर आप आएंगे और यहाँ पर आप एंटर को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर पास लिखा हुआ आया है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए पास पास पास, यहाँ पर फेल। अब यहाँ पर अगर आप आएँ तो किसी भी सेल में आ जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो B1 B2 है ना, ये तो अपडेट हो रहा है, B3 B4 B5 B6 B7, लेकिन ये F1 अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी सेल की रेफरेंस के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में आपको रेफरेंस का ध्यान जरूर रखना है, आपको सेल्स को फ्रीज जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में क्या है, इसमें जो हम आउटपुट चाहते हैं ना, वो आउटपुट हम न्यूमेरिक चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि जहां पर पास लिखा है इस सेल में, जिस सेल में पास लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 आ जाए, अदरवाइज 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट लगाना है तो इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें अगर वैल्यू जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? पास के बराबर है। देखिए जब भी मैं कोई टेक्सचुअल वैल्यू पास करता हूं तो हमेशा उसे डबल कोट्स में लिखता हूं, B2 इज इक्वल टू पास। आपने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया कि अगर B2 के अंदर जो भी टेक्सचुअल वैल्यू लिखी है वो पास है तो क्या करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 1 रिटर्न करना है। और 1 को डबल कोट्स में मत लिखना, क्योंकि 1 कोई टेक्सचुअल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज फॉल्स के लिए क्या है, अगर पास नहीं लिखा, अगर पास की जगह पर कुछ और लिखा है, मे बी फेल लिखा है, तब क्या करना है, तब 0 आना चाहिए। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए जहां जहां पर पास है
वहाँ वहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है और जहाँ जहाँ पर फेल है वहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है। इस तरह से आप न्यूमेरिक वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ट्रू के लिए भी और फॉल्स के लिए भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन लगाने के बाद इक्वल टू लिखें और इफ लिखें। लिखने के बाद टैब को प्रेस करें। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए जो यहाँ पर शोरूम का मालिक है, ये जो शॉपकीपर है, उसने डिस्काउंट दिया है। वो ये कहता है कि अगर आप 1000 रुपीज़ से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो इफ लगाने के बाद सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो 1000 से कम है या ज़्यादा है। तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे हम 1000 से। और इफ B2 इज ग्रेटर देन 1000, कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर मान लीजिए वाकई ही इस पर्टिकुलर B2 सेल में जो वैल्यू है वो ट्रू है, तब क्या करना है, तब उस पर्टिकुलर केस में हमें 10% डिस्काउंट देना है। यहाँ पर लिखेंगे B2, B2 लिखने के बाद यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर से यहाँ पर B2 लिखेंगे और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर पहले ब्रैकेट लगा लें। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे B2, B2 को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने परसेंट डिस्काउंट चाहिए, 10%। यहाँ पर 10 लिखेंगे, साथ में परसेंटेज का साइन लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अब अगर वैल्यू फॉल्स है तब क्या करना चाहते हो, तब भी हम B2 चाहते हैं। B2 माइनस ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, B2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। कितने परसेंट डिस्काउंट चाहते हो भैया, 5%। तो यहाँ पर 5% लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये जो ब्रैकेट मैंने क्लोज की है ना, तो ये ब्रैकेट क्लोज की है, ये जो B2 पर शुरू की थी, ये इफ वाली ब्रैकेट तो अभी क्लोज ही नहीं की है, तो यहाँ पर हम इफ वाली ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये जो 850 जिसका प्राइस था वो आपको 807 की पड़ेगी और जिसका प्राइस 1500 था वहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ पर जो प्राइस रह जाएगा वो 1350 रह जाएगा। तो इस तरह से आपको डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने ट्रू वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला लगाया और फॉल्स वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला लगाया। चलिए आगे देखते। यहाँ पर ये देखिए काफी लंबा चौड़ा काम है करने लायक। वो क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो इफ फंक्शन है इसमें हम एक कंडीशन पास कर सकते हैं। अब इस एक कंडीशन में हम 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा है इफ वैल्यू इज ट्रू और तीसरा है इफ वैल्यू इज फॉल्स। ये जो 2 आर्गुमेंट्स है ना, इफ वैल्यू इज ट्रू, इफ वैल्यू इज फॉल्स, हम इन्हें ओमिट भी कर सकते हैं। यानी आप इन तीनों दोनों में से किसी एक को ओमिट कर सकते हैं और किसी आर्गुमेंट को ओमिट करने पर रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, इफ लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। टैब को प्रेस करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन डालकर यहाँ पर 40 लिख देते हैं। 40 लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा डालते हैं। कॉमा डालने के बाद मैं डबल कोट्स में यहाँ पर पास लिख दूंगा, डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर फेल लिखूंगा, डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, यहाँ पास लिखा हुआ आ गया। यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं वहाँ पास और दूसरी जगह पर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अब मैं आपको कंडीशन ओमिट करके दिखाऊंगा। इक्वल टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे, लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये बड़ी है या बराबर है 40 से। यहाँ पर 40 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स में यहाँ पर पास लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पर पास लिख दिया, डबल कोट्स को बंद कर देंगे। डबल कोट्स को बंद करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, यानी सेकंड के बारे में मैंने कुछ बताया ही नहीं। एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर पास लिखा हुआ आ गया क्योंकि कंडीशन ट्रू है, लेकिन जहाँ जहाँ पर कंडीशन फॉल्स है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉल्स ही लिखा हुआ आ गया क्योंकि उसके बारे में हमने कुछ बताया ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इस पर्टिकुलर B2 सेल को पकड़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे, 40 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट स्टार्ट करेंगे, डबल कोट स्टार्ट करने के बाद पास लिखेंगे, पास लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे,
डबल कोट्स को बंद करने के बाद ब्रैकेट को बंद नहीं करना है, अब यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पास लिखा हुआ आ गया। अब जो कॉमा हमने लगाया है उसका क्या डिफरेंस बनेगा यहाँ पर वो देखते हैं। डबल क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पर फॉल्स था वहाँ पर ज़ीरो आ गया है। अब मान लीजिए ना तो मैं फॉल्स चाहता हूँ ना ही मैं ज़ीरो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स को एम्प्टी छोड़ दिया जाए। उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, इफ़ का इस्तेमाल करना है, टैब को प्रेस करना है, लॉजिकल टेस्ट लगाना है, इसको सिलेक्ट कर लें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लिखें, 40 लिखने के बाद कोमा लिखें, उसके बाद डबल कोट्स में पास लिख दें, डबल कोट्स को बंद कर दें, कॉमा डालें, कॉमा डालने के बाद डबल कोट्स को स्टार्ट करने के साथ डबल कोट्स को वहीं पर बंद कर दें, यानी आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर को प्रेस करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर डबल क्लिक करें, जहाँ जहाँ पर वैल्यू फॉल्स हो रही है जिसे आपने ओमिट किया था वहाँ पर अब कुछ नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए मैंने लॉजिकल टेस्ट लगा लिया। लॉजिकल टेस्ट लगाने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद एक और कॉमा लगाएंगे। ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट कॉमा लगाया है ये किसके लिए है, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है जिसे मैंने ओमिट कर दिया है। ये है फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए जिसे मैंने ओमिट कर दिया है। अब सेकंड आर्गुमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉमा लगा लिया मैंने, उसको फिर कॉमा लगाया, लिखा नहीं कुछ, डबल कोट्स लगाए और यहाँ पर मैंने फेल लिख दिया। ये मैंने यहाँ पर फेल लिखा, डबल कोट्स को बंद कर दिया, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को बंद किया, एंटर को प्रेस किया, यहाँ पर ज़ीरो आ गया। यानी यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ आपने क्या किया है, आपने फर्स्ट ट्रू वैल्यू वाले को ओमिट किया है आर्गुमेंट को, तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू ट्रू है वहाँ पर ज़ीरो आ रहा है और जहाँ जहाँ पर वैल्यू फॉल्स है वहाँ पर फेल लिखा हुआ आ रहा है। मान लीजिए ये ज़ीरो आप नहीं चाहते तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद लॉजिकल टेस्ट के लिए इस वैल्यू को पास करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 लिखेंगे, लिखने के बाद कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद डबल कोट्स स्टार्ट करके डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर फेल लिख देंगे, लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि पास के लिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहाँ जहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है वहाँ पर फेल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कंडीशन 1 के लिए कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने कंडीशन 1 को एक तो ओमिट किया है, दूसरा उसकी जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास किया है। तो इस तरह से आप आर्गुमेंट्स को ओमिट भी कर सकते हैं और उनको ओमिट करने पर आपको कुछ इस तरह की आउटपुट्स देखने को मिलती हैं। तो हमने डिटेल में इफ फंक्शन को समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेस्टेड इफ को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।